नमस्कार और स्वागत है। आज हम रेबेका यारोस की मशहूर द एम्पेरियन सीरीज की तीसरी किताब ओनिक्स स्टॉर्म की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ अहम दिलचस्प नोट्स और सार हैं और हम उनमें छिपी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब, जैसा शायद कई लोग जानते होंगे, एक जबरदस्त रोमांटिक फैंटेसी है। मतलब ड्रैगन है, जादू है, राजनीति है, जंग है, सब कुछ है। लेकिन इसके दिल में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, टेढ़ा सवाल है। क्या होता है जब आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही धीरे धीरे उस राक्षस में बदलने लगे जिससे आप लड़ रहे हैं? यही कश्मकश है वायलेट सोरेंगेल की। तो आज का हमारा इरादा है कि हम इस कहानी के अहम मोड़, इसके किरदारों के संघर्ष और हाँ, इससे निकलने वाली गहरी बातों को टटोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली किताब आयरन फ्लेम ने हमें छोड़ा था। मतलब एक जबरदस्त झटके के साथ वायलट की दुनिया लगभग तबाह हो चुकी है। उसका प्यार जेडन रियर्सन, वो वेनिन बन चुका है। यानी एक ऐसा जादूगर जो जिंदा रहने के लिए दूसरों से और धरती से जीवन शक्ति खींचता है। ये चीज, मतलब, पूरे समीकरण को बदल देती है। ऊपर से राज्यों को बचाने वाले जादुई वार्ड भी कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का तनाव एकदम बढ़ जाता है। नवारे, पोरोमील, टायरेंडोर, इन सबको साथ आना होगा अगर बचना है तो। लेकिन सदियों की दुश्मनी है, शक है इनके बीच। गठबंधन, हाँ, कागज पर तो बन सकता है, पर वो भरोसे वाली बात मुश्किल है। और इन सब के बीच है वायलेट का अपना मिशन। जेडन को पूरी तरह अंधेरे में खोने से पहले उसका कोई इलाज ढूंढना। ये सिर्फ राज्यों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये उसके अपने दिल की लड़ाई भी है। सही कहा। हाँ, और ये दोनों लड़ाइयां अक्सर टकराती हैं, है ना? वायलेट को अपने पिता के पुराने रिसर्च पेपर से कुछ सुराग मिलते हैं। उसे लगता है कि जेडन के वेनिन बनने का इलाज शायद शायद 7वीं ड्रैगन नस्ल के पास हो, इरिड ड्रैगन्स, जिन्हें सब मरा हुआ मानते थे। तो उसे एक खतरनाक मिशन सौंपा जाता है। दूर अनजान द्वीपों पर जाओ जहां जादू भी ठीक से काम नहीं करता, और इन इरिड्स को ढूंढो, उनसे मदद मांगो। सोचिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। ताकि परीक्षा भी है सही में। क्या वो सही रास्ते पर टिकी रह पाएगी जब चारों तरफ धोखा हो, लालच हो, मुश्किल हालात हो? एक दिलचस्प बात यह है कि बाहर की चुनौतियां, जैसे वो खतरनाक सफर या राजनीतिक दुश्मन, असल में उसके अंदर चल रहे संघर्ष को ही दिखाती हैं। मतलब, क्या वो जेडन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी? क्या वो सत्ता के लालच में फंसेगी? हर कदम एक इम्तिहान जैसा है। और राजनीतिक दांवपेच भी कुछ कम नहीं है। कहानी में एक मोड़ आता है जब पोरोमिल के ग्रिफिन सवारों को बचाने के लिए वायलेट एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेती है। वो छुपके से नवारे के वॉटस्टोन में बदलाव कर देती है, वो जादुई पत्थर जो राज्य की सीमाएं सुरक्षित रखता है। तकनीकी रूप से देखें तो ये देशद्रोह है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही था उसका कदम? ये एक क्लासिक लीडरशिप डिलेमा है ना? नियमों को तोड़ना बनाम जान बचाना। वायलेट का ये कदम दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक कैडेट नहीं रही, वो फैसले लेने वाली लीडर बन रही है जो बड़े अच्छे के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन हाँ, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जनरल एटोस सजा के तौर पर उसे और उसकी टीम को कहीं दूर भेज देता है। ये नेतृत्व के अकेलेपन को भी दिखाता है। मुश्किल फैसले अक्सर अकेले ही लेने पड़ते हैं और नतीजों के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन और दबाव के बीच उसकी मुलाकात होती है वेनिन थियोफेनी से। थियोफेनी भी वेनिन है और वो वायलेट को लुभाने की कोशिश करती है कि तुम भी शक्ति का यही रास्ता अपना लो, जेडन की तरह। ये प्रलोभन वायलेट के संघर्ष को और गहरा कर देता है, मुझे लगता है। हाँ, थियोफनी का किरदार इसी बात पर जोर देता है कि शक्ति कितनी आकर्षक और खतरनाक हो सकती है। जेडन का रास्ता अपनाने का मतलब होगा आसान जवाब, ज्यादा ताकत, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर। वायलेट का इस प्रलोभन से जूझना उसके चरित्र की मजबूती को दिखाता है बेशक। इसके बाद आता है डेवरली अभियान, जहां वायलेट अपनी टीम मीरा, रिडॉक, डैन, कैट और हाँ, जेडन भी के साथ उन जादू रहित द्वीपों की तरफ निकलती है। वहां उसे अपने पिता की और भी जर्नल्स मिलती हैं। और यहाँ कुछ बड़े राज खुलते हैं। वैनिन के बारे में, ड्रैगन के इतिहास के बारे में, और ये वार्ड क्यों कमजोर हो रहे हैं इसके बारे में। ऐसा लगता है कि उसके पिता जितना जानते थे वो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। और उन द्वीपों पर राजनीतिक माहौल, अरे, और भी जहरीला है। सचमुच जहर देने की कोशिशें होती हैं। जानलेवा प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं जिसमें ताश का एक खूनी खेल भी शामिल है। वायलेट की मुलाकात जेडन की मां जैसी ताकतों से होती है जिनसे जेडन के रिश्ते, पता है, अच्छे नहीं हैं।
नए दुश्मन बनते हैं, कुछ पुराने सहयोगी शायद उतने भरोसेमंद नहीं निकलते। ये दुनिया जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही पेचीदा भी। यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते और बड़ी राजनीति का खेल बुरी तरह उलझ जाता है। हर कोई अपने मतलब के लिए काम कर रहा है और वायलेट को इस मकड़जाल से रास्ता निकालना है। और फिर आखिरकार वो पल आता है जिसका वायलेट को इंतजार था। एक बहुत दूर के द्वीप पर उन्हें इरिड्स ड्रैगन मिल जाते हैं। सालों की खोज, इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, लेकिन यहाँ कहानी एक और क्रूर मोड़ लेती है। इरिड्स मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो वायलेट के प्यारे युवा ड्रैगन एंडारना को भी अपनाने से मना कर देते हैं। कोई इलाज नहीं, कोई गठबंधन नहीं, सब उम्मीदें जैसे टूट जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल, ये कहानी का एक अहम मोड़ है। सोचिए जरा, जब आपकी सबसे बड़ी उम्मीद, जिसके लिए आपने इतना कुछ दांव पर लगाया, वो टूट जाए, तब क्या? यहीं असली हिम्मत की परीक्षा होती है। वायलेट का यहाँ हार ना मानना, बल्कि निराशा के बावजूद रास्ता ढूंढते रहना, ये उसके लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी जवाब ना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश करना छोड़ दिया जाए। आपको नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। और उन्हें नए रास्ते खोजने ही पड़ते हैं, क्योंकि घर वापस आने पर हालात और बिगड़ जाते हैं। वेनिन के हमले बढ़ गए हैं, खतरा दरवाजे पर है। थियोफेनी अब वायलेट की बहन मीरा को बंदी बना लेती है और मांग करती है कि वायलेट और जैक, एक और वेनिन, उसके हवाले कर दिए जाएं। अब ये लड़ाई और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है। बहन को बचाना है, लेकिन बड़े युद्ध का क्या? हाँ, इस टकराव में ही कहानी का क्लाइमैक्स बनता है। एक भीषण लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जेडन अपनी वेनिन शक्तियों का इस्तेमाल इस हद तक करता है कि वो लगभग खुद पर काबू खो बैठता है। ये देखना बहुत मुश्किल है कि वो अंधेरे के कितने करीब पहुंच जाता है। शक्ति की कीमत यहाँ साफ नजर आती है। हाँ, वो दृश्य वाकई परेशान करने वाला है। अंत में वायलेट अपने ड्रैगन एंडारना और प्रिंस एरिक, जो भविष्य देख सकता है, की मदद से थियोफेनी को मारने में कामयाब हो जाती है। एक बड़ी जीत, हाँ जरूर, लेकिन इसकी कीमत जेडन का क्या हुआ? जेडन का अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करना दिखाता है कि कैसे बेहिसाब ताकत आपको भ्रष्ट कर सकती है, आपको बदल सकती है। लेकिन साथ ही ये भी इशारा है कि शायद प्यार और वफादारी जैसे रिश्ते किसी को पूरी तरह अंधेरे में गिरने से रोक सकते हैं। जेडन का संघर्ष दिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है, खासकर जब जान बचाने का सवाल हो। ये कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़ाई के बाद जब वायलेट होश में आती है तो उसे कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। पहली, उसने खुद ही लड़ाई के बाद अपनी यादें मिटाने के लिए कहा था। क्यों? शायद उस भयानक अनुभव के सदमे से बचने के लिए। ये एक बड़ा रहस्य बनकर रह जाता है। दूसरी, वो अब कानूनी तौर पर जेडन से शादीशुदा है, जिससे वो टायरेंडोर की डचेस बन गई हैं। ये उसे एक नई पहचान और हाँ, राजनीतिक ताकत देता है। लेकिन जेडन गायब है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तो ये अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, जेडन लापता है और वायलेट के पास नई जिम्मेदारियां और खोई हुई यादें हैं। उसकी यात्रा भी जारी है और शायद पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, जो बातें हमारे स्रोतों से, मतलब नोट्स और सार से निकल कर आती हैं, वो क्या हैं? मुझे लगता है कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, कि प्यार अक्सर बड़ी कीमत मांगता है। वायलेट का जेडन के लिए हर मुश्किल से लड़ना सिर्फ रोमांस नहीं है, ये गहरी वफादारी और त्याग की कहानी है, जहां आप अपनी पहचान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। सही कहा। और दूसरी बात शायद नेतृत्व के बारे में है। ये किताब दिखाती है कि लीडर बनना कितना अकेला सफर हो सकता है। वायलेट को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो खतरनाक हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानती है कि ये बड़े अच्छे के लिए जरूरी हैं, चाहे वो वॉटस्टोन बदलना हो या वो खतरनाक मिशन पर जाना। तीसरी बात, शक्ति की प्रकृति और उसकी कीमत से जुड़ी है। जेडन का वेनिन बनना एक चेतावनी की तरह है, शक्ति कैसे बदल सकती है। लेकिन उसका संघर्ष ये उम्मीद भी जगाता है कि शायद प्यार जैसे बंधन इंसान को पूरी तरह खोने से बचा सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और चौथी बात, जो मुझे इरिड्स वाले हिस्से से सबसे ज्यादा महसूस हुई, वो है उम्मीद बनाए रखना। तब भी जब सामने से इनकार मिले, वायलेट की हार न मानने की जिद, निराशा में भी रास्ता खोजने की कोशिश,
ये वाकई प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और आखिरी 5वीं बात जो अंत में उभर कर आती है वो है याददाश्त और पहचान का सवाल। वायलेट का अपनी यादें मिटाना ये सवाल खड़ा करता है, हमें क्या चीज परिभाषित करती है? हमारा अतीत, हमारी तकलीफें, या वो चुनाव जो हम हर पल करते हैं? क्या पहचान एक पत्थर की लकीर है या ये बदलती रहती है? ये सिर्फ कहानी का सवाल नहीं, ये हमारे अपने वजूद से जुड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ओनिक्स स्टॉर्म सिर्फ ड्रैगन, लड़ाई और रोमांस की कहानी नहीं है। ये प्यार, वफादारी, नेतृत्व की चुनौतियों और हाँ, इंसान के अंदर की ताकत की गहरी पड़ताल है। हम देखते हैं कि कैसे एक झिझकने वाली कैडेट धीरे धीरे एक ऐसी लीडर बनती है जिसके कंधों पर कई राज्यों का बोझ है। लेकिन उसकी सबसे निजी लड़ाई, ज़ैरन को बचाने की लड़ाई, अभी भी जारी है। और इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। वायलेट का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हमने ओनिक्स स्टॉर्म की पेचीदा दुनिया, इसके किरदारों के अंदरूनी और बाहरी संघर्षों और इसके मुख्य संदेशों पर गहराई से बात की, जैसा कि हमारे पास उपलब्ध स्रोतों में बताया गया है। उम्मीद है इस बातचीत से कहानी की अलग अलग परतें खोलने में मदद मिली होगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर यादें मिट जाएं, तो क्या प्यार और वफादारी के मायने भी बदल जाते हैं? क्या हम सिर्फ अपने अनुभवों का जोड़ हैं, या हर नए पल में, हर नए चुनाव के साथ हम खुद को दोबारा गढ़ते हैं? सोचिएगा ज़रूर।